Hello friends, I सार्थक बाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल, लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट की कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि हमने क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये काफ़ी डिटेल टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया। यानी कि पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे उससे पहली वाली वीडियो का लिंक होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो सब वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं और बाकी का चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक और देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में ये पढ़ा था कि किस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी का होता है। लेकिन हम सबको ये पता ही होगा कि प्लांट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। अगर नहीं पता है तो ये सुन लीजिए कि प्लांट्स में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं एनर्जी या फिर फूड को अलग अलग जगह पर। तो आज हम उन्हीं टाइप के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एक बोनस चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो पेपर्स में आती है। तो देखते हैं कि टिश्यूज़ कौन कौन से हैं और उस बोनस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट इशू दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स बॉडी। सो फ्रेंड्स, जो पहला टिश्यू है जो प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है या फिर उसे गो थ्रू करता है, वो है जाइलम टिश्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जाइलम टिश्यू होता क्या है, ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन और एनर्जी को प्लांट की बॉडी में, और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आज की वीडियो का पहला टारगेट सेट हो गया है, तो अब शुरू करते हैं टॉपिक। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। Xylem, a plant vascular tissue that conveys water and dissolved minerals from the roots to the rest of the plant and also provide physical support। यानी कि जाइलम एक प्लांट वेस्कुलर टिश्यू है, यानी कि इसके अंदर बहुत सी वेसल्स होती हैं। जिन टिश्यूज़ के अंदर वेसल्स होती हैं उन टिश्यूज़ को हम वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। तो जाइलम इज़ एन वेस्कुलर टिश्यूज़ जो कि प्लांट की बॉडी में वाटर और मिनरल्स को रूट से बाकी प्लांट की बॉडी तक कन्वे करते हैं, और साथ ही साथ प्लांट को एक फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जाइलम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग सेल्स नोन एज ट्रेचियरी एलिमेंट्स। यानी कि जाइलम किस तरह से वाटर को आगे कन्वे करता है, उसके लिए उसके पास एक स्पेशलाइज्ड वैरायटी होती है वाटर कन्वेइंग सेल्स की, जिन्हें कि हम ट्रेचियरी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब हम जाइलम को और डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि है दीज आर द वेसल्स दैट कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स। तो हमने ये देख लिया कि जो जाइलम होता है वो रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है। वेसल्स इन जाइलम आर सिलेंड्रिकल इन शेप with their ends open and placed one above the other so as to form a continuous column stretching from roots to the leaves। चलो अब आगे मेन बात कि ये किस तरह से वाटर और मिनरल्स को कन्वे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जाइलम वेस्कुलर टिश्यू है, इसका मतलब उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि वेसल्स होंगी। तो जो जाइलम की वेसल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। तो मतलब कि वो सिलेंडर की शेप में होती हैं, और उनका जो एंड होता है वो ओपन होता है
एक के ऊपर एक प्लेस किया जाता है। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि प्लांट सीधा होता है तो सबसे पहले नीचे नीचे एक लेयर ऑफ जाइलम होगी, उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ जाइलम होगी जो आपस में इंटरकनेक्टेड होगी उनके एंड्स के थ्रू। ठीक है, हम अब ने ये भी देख लिया। ये इनके एंड्स ओपन इसलिए होते हैं ताकि ये एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बना सके रूट से लीफ तक, ताकि वाटर अच्छे से कन्वे हो सके। ठीक है, सो द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर कैरिड अपवर्ड टू द लीव्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये रूट से वाटर और मिनरल्स को लेकर जा रहे हैं तो ये बहुत सी अलग अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर जा रहे हैं प्लांट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको फूड बनाने के लिए और बहुत सी अलग अलग चीज़ों के लिए। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। सो जाइलम शो अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब तो हमें ये पता ही है कि हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब जाइलम वाटर और मिनरल्स को कन्वे करेगा तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बोलेंगे। और इसीलिए जाइलम जो है वो अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि रूट सबसे नीचे वाला पार्ट होता है प्लांट को, और लीव्स मतलब बीच बीच में और टॉप में होते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली वो अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन देखेगा। तो अब हम इसके बाद इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जो ये स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर है ये है जाइलम टिश्यू। तो ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो ज़्यादा नहीं है, मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, बस सर्कल्स हैं और अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं इसके बस। तो सबसे पहले आप जैसे हम इसे एक स्टेडियम की शेप का लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो ये बाहर की रूट है, मतलब कि बाहर का जो इसका साइड है, जो वॉल्स हैं, यानी कि हम इसे स्टेडियम की वॉल्स ले सकते हैं, इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो स्टेडियम की वॉल्स होगी एपिडर्मिस। उसके बाद जैसे कि ये जो रूट्स हैं, रूट हेयर्स हैं, इन्हें हम एंट्रेंस की तरह ले सकते हैं, स्टेडियम के अंदर जाने की एंट्रेंस की तरह ले सकते हैं, तो ये हो गए रूट हेयर्स। उसके बाद ये जो बाहर की तरफ ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं, इन्हें हम लोगों के बैठने के लिए जो सीट्स होती हैं उनकी तरह ले सकते हैं और इन्हें कॉरेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि हर स्टेडियम में एक बाउंड्री होती है जिसके पार से प्लेयर्स जा सकते हैं या फिर रेफरीज वगैरह जा सकते हैं, लोग नहीं जा सकते, उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। यानी कि जहाँ पर लोगों का जाने का रास्ता एंड हो जाता है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। उसके बाद बीच में ये जो रेड कलर का क्रॉस है इसे हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं। और उसके बाद बाहर की तरफ ये जो येलो छोटे छोटे डॉट्स हैं, इन्हें हम प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। प्राइमरी फ्लोएम भी हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये दूसरा टिश्यू है जो कि अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट की बॉडी में। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का, यानी कि जो अगर उसे हम स्टेडियम की ग्रास ले सकते हैं, वो ग्रास होगी पेरीसाइकल। और उसके बाद जो मतलब कि आप सोच सकते हैं कि ये जैसे क्रिकेट में पिच होती है तो उसके अंदर बहुत से सर्कल्स वगैरह भी होते हैं, तो उन्हें हम वेस्कुलर कम्बियम की तरह ले सकते हैं। तो हमने इसे स्टेडियम की तरह लिया और बहुत सी अलग अलग चीज़ों की तरह हमने इसे कन्वे मतलब कि हमने इसे ट्रांसलेट करके अच्छे से इसे समझ लिया। तो अब हमने जाइलम को पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने प्राइमरी फ्लोएम की बात की थी, तो स्ट्रक्चर तो हमें पता चल ही गया है कि क्या है प्राइमरी फ्लोएम का। तो थोड़ा सा और स्ट्रक्चर इसका अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद देखते हैं फ्लोएम क्या होता है। सो फ्रेंड्स, फ्लोएम इज़ अ वेस्कुलर टिश्यू। तो जाइलम की तरह फ्लोएम भी एक वेस्कुलर टिश्यू है, इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट और एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ये फ्लोएम ही इंचार्ज होता है कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा और मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, किस तरह से होगा। तो आप लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को हम एक और सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्लांट का फूड। तो किस तरह से फूड ट्रांसपोर्ट होगा और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो उसका इंचार्ज फ्लोएम होता है। द फ्लोएम इज ऑल्सो अ पाथवे ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड हैज़ अ स्ट्रक्चरल फंक्शन इन द प्लांट बॉडी। तो फ्लोएम एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स आसपास जा सकते हैं। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल्स के लिए एक पाथवे। ठीक है, और ये सिग्नल्स भी देता है मॉलिक्यूल को कि आपको क्या काम करना है और आपको क्या काम करना है। ठीक है, उसके बाद ये जाइलम की तरह ये भी एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लांट की बॉडी को। इट इज़ टिपिकली कंपोज्ड ऑफ 3 सेल टाइप्स, यानी कि इसके अंदर 3 तरह की सेल टाइप्स होती हैं। सीव ट्यूब्स,
पैरेन्गाइमा एंड क्लैरेन्गाइमा। ठीक है, तो अब हमने इसकी 3 तरह की सेल टाइप्स भी पढ़ ली हैं। तो अब हम इससे मतलब कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाएगा, तो मैं समझाने के लिए एक और पैराग्राफ पढ़ूंगा, तो आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा। दीज आर द वेसल्स दैट कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि मैंने आपको बताया कि ये प्रिपेयर्ड फूड को, यानी कि लीव्स से ये बाकी, क्योंकि हमें पता है कि लीव्स के अंदर ही फूड बनता है, तो ये इसी तरह फूड को लीव्स से दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। वेसल्स इन फ्लोएम आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल बट द एंड्स आर नॉट ओपन, इंस्टेड आर कवर्ड विथ सीव परफोरेटेड प्लेट्स। ओके, तो ये भी जाइलम की तरह इनके अंदर भी वेसल्स होती हैं। वेस्कुलर टिश्यू तो ऑब्वियसली वेसल्स तो होंगी, तो जो इनकी वेसल्स होती हैं वो भी सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में, लेकिन इनके जो एंड्स होते हैं वो ओपन नहीं होते। जाइलम की तरह इनके एंड्स ओपन नहीं होते, ठीक है, बल्कि इनके जो एंड्स हैं वो सी परफोरेटेड प्लेट्स के थ्रू पैक्ड होते हैं, ठीक है। So phloem has sieve tubes placed one above the other, forming continuous column from leaves to other part of the body। यानी कि फ्लोएम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उन्हें हम सीव ट्यूब्स कहते हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होती है, लेकिन उनके एंड्स ओपन नहीं होते जाइलम की तरह, और ये भी एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनाते हैं लीव्स से लेकर प्लांट की बाकी बॉडी तक। जिस तरह जाइलम प्लांट की मतलब रूट से लेकर लीव्स तक का एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनाता था, लीव्स से बाकी पार्ट तक एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनाते हैं। द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स इज कैरिड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी बाय फ्लोएम। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये फूड को कैरी करते हैं। सो फ्लोएम शो डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लीव्स जो होते हैं वो सब ऑलमोस्ट टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, तो इसी तरह बाकी बॉडी तो नीचे है प्लांट की, तो ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ ही वो दिखाएंगे अपना ट्रांसपोर्टेशन का एक मतलब कि फ्लो दिखाएंगे। तो ये भी हो गया कि हमने पूरी तरह से थ्योरेटिकली भी और एक्सप्लेनेशन भी फ्लोएम की कर ली। अब इसके बाद हमने इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखा था पिछले जाइलम के साथ, लेकिन इसका हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जाइलम का भी डिटेल में पढ़ा था, तो इसका भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या है उसके स्ट्रक्चर में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अब फ्लोएम की डायग्राम है। तो ये भी काफ़ी सिंपल डायग्राम है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि हमें समझ ना आए। तो देखते हैं क्या है ये इसमें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर मतलब आइज़ लाइक स्ट्रक्चर है कुछ, तो वो आइज़ जो जिस पार्ट के अंदर है, जैसे कि ये जो शेडेड पार्ट है, ये आई के स्ट्रक्चर के बाहर वाला ट्राइंगल जो है, इसे हम कंपेनियन सेल बोलते हैं, जिसके अंदर फूड स्टोर होता है और धीरे धीरे करके वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हमने अब ये सीव ट्यूब्स भी दिख रही हैं। सीव ट्यूब्स जैसे कि हमें पता है सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में, और उसके बाद सीव प्लेट्स भी दिख रहे हैं जो कि सीव ट्यूब्स के एंड को कवर करते हैं। उसके बाद फ्लोएम पैरेन्गाइमा एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है प्लांट की बॉडी को, और स्क्लेरेन्गाइमा भी यही चीज़ करता है। तो यहाँ पर स्क्लेरेन्गाइमा नहीं दिया गया है, लेकिन पैरेन्गाइमा और स्क्लेरेन्गाइमा का मतलब कि काम एक जैसा ही होता है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। तो यही मतलब बिल्कुल सिंपल सी इसकी डायग्राम थी, मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, तो हमने ये भी पढ़ लिया है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि मैं इसमें आपको एक बोनस क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है और बहुत सी जगह पर ये नहीं लिखा गया है, बुक में लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इसी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बाद ही दिया गया है। तो अब देखते हैं कि ये बोनस क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बोनस क्वेश्चन बताने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमने अब तक जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ी हैं, वो सब हमें डिफरेंशिएशन के बीच में भी आ सकती हैं। यानी कि हमें ये भी बोला जा सकता है कि जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंशिएट करो।
तो यहाँ पर बहुत से मतलब कि जो पैराग्राफ फॉर्म में था वो यहाँ पर पॉइंट्स के फॉर्म में है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं और इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बहुत से, अगर आप सॉल्व पेपर्स देखेंगे तो बहुत सी जगह पर ये पूछा भी गया है। इसीलिए ये बहुत से यूट्यूब चैनल्स भी बताते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं भी आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, और ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये बहुत सी जगह पर पूछा गया है। तो अब इट्स टाइम फॉर द बोनस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, वो बोनस क्वेश्चन था, व्हाट इज़ रूट प्रेशर। Root pressure in plants force that help to derive fluid upward into the water conducting vessels यानी कि xylem. It is primarily generated by osmotic pressure in the cells of the roots and can be demonstrated by accumulation of fluid when the stem is cut off just above ground. यानी कि रूट प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एब्जॉर्ब, जब वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा होता है, तो वो जब जब रूट के जो सेल्स होते हैं, जब वो वाटर को ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती जाइलम की वेसल्स के अंदर धकेल देते हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। यानी कि वो फोर्स से करते हैं तो एक प्रेशर ऑब्वियसली जनरेट होगा। तो उस प्रेशर को वो रूट्स की वजह से, रूट सेल की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, इसीलिए वो उसे रूट प्रेशर कहते हैं। तो रूट प्रेशर होता क्या है ये तो हमने देख लिया। तो अब इसके बाद देखते हैं रूट प्रेशर का मतलब सिंपल सा क्या, मतलब किस तरह से होता है रूट प्रेशर, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर अब एक प्लांट का लोअर पार्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे रूट है। जैसे कि रूट ने यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब किया, रूट के ऊपर थोड़ा सा मतलब सॉइल टाइप सॉइल होगी, ज़रूर होगी, तो उसके ऊपर उसको प्रेशर, उसने एक फोर्स के साथ वाटर को जाइलम की वेसल्स में छोड़ा। तो उस फोर्स से एक प्रेशर जनरेट हुआ जाइलम की वेसल्स के वॉल के ऊपर। तो वो प्रेशर रूट के सेल्स की वजह से हो रहा है, इसीलिए हम उसे रूट प्रेशर कहेंगे। और उसके बाद वाटर लीव्स में जाकर फिर थोड़ी देर बाद खाना वगैरह, मतलब उनके फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो एवेपोरेट हो जाता है ट्रांसपायरेशन की हेल्प से। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द video, so give this a big thumbs up, like my video, share it across to your friends and also comment on it. प्लीज़ मेरे चैनल पर और सब्सक्राइबर्स लाएंगे, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो कर सके। और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोस बनाने का। और आप मेरे लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हैं, और उसके पीछे वाली वीडियोस भी सबके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उनका लिंक, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उसके बाद वो बेल का आइकन भी दबा देना और उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आपको मेरी वीडियो ढूंढनी ना पड़े, और डायरेक्ट आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। सो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई की बात तो हो गई, यानी कि हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। लेकिन आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, जो कि है आज फादर्स डे है। तो मैं सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने पापा को हैप्पी फादर्स डे विश कीजिए, क्योंकि यानी कि आप लोगों को पता होगा कि अभी कोरोना का टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम है, पैंडमिक टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। तो बहुत से कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे, यानी कि हम बच्चों के लिए सबसे पहला कोरोना वॉरियर हमारे डैड हैं, हमारे पापा हैं, हमारे फादर्स हैं। तो क्योंकि वो हमारे लिए बाहर जा रहे हैं ताकि पैंडमिक में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो अपनी लाइफ को डिफ़िकल्टी में डालकर हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। सो आप लोग भी अपने फादर को हैप्पी फादर्स डे विश करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ अपने फादर को हैप्पी फादर्स डे ज़रूर बोलना कि। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ही इज़ द फर्स्ट एंड ओनली
and only Corona warrior for us. And please help him in his works. And thank you for watching, and bye for now.